हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई आप सारे लोग? तो कल हमारी पहली क्लास थी पेट के लिए और आज हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उनकी विशेषताएं क्या थी, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम अच्छे से उसे कंप्लीट करेंगे। तो 15 अगस्त आने वाला है, तो आप सभी को अभी से 15 अगस्त की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेके आए हैं सारे कोर्सेज पे 70% से ज़्यादा का ऑफ। और यूपीपेट का जो कोर्स है वो भी आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, मात्र 799 के प्राइस में ये आपको मिल रहा है। जो कि इसकी एक्चुअल अगर प्राइस के बारे में बात करें तो वो लगभग कितनी है, 3000 रुपये। अभी 70% का ऑफ है, तो ये आपको मिल रहा है महज 7999 रुपीज़ में। और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त तक ही है, तो देर नहीं करनी है। हमें आज ही इस ऑफ़र का लाभ उठाना है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आपको उस नंबर पे कॉल करनी है। ठीक है, समझ आ गया? तो शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में हमने समझा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में डिफरेंस क्या है। साथ में हमने ये भी देखा था कॉन्स्टिट्यूशन लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, नीड क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ रहे थे और आज भी हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन तो है, साथ में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे विश्व में। ठीक है, सबसे पहले लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का था? यूएसए का। सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? वो भी यूएसए का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा हमने देखा था कि हम कैसे हैं, हम सॉवरन हैं, हम पे किसी भी दूसरी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, हम अपने डिसीजन, इंटरनल डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमें किसी भी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम पे कोई और कंट्री किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर रही है। ठीक है, फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या देखा? तीसरा पॉइंट देखा था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब हमारे वहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र हमारा देश है। यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन होते हैं यहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू, और हम उन्हें वोट देते हैं, पीपल बनाते हैं, है ना। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा? सोशलिस्ट के बारे में देखा था, समाजवाद के बारे में। तो हमारा देश जो है वो वेलफेयर स्टेट की पॉलिसीज पे काम करता है, सबके कल्याण को देखते हुए कि सबका कल्याण हो, उस पॉलिसी पर वो क्या करता है, काम करता है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हो गए। आज हम उसे आगे पढ़ेंगे और आज हम उसे आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने कौन कौन से फीचर्स देख लिए थे वो हमने देख लिया था, ये हमने देखा था ना कल की क्लास में। हम पढ़ रहे थे इस वाले पॉइंट पे कि जो इंडिया है इसका कोई भी खुद का धर्म नहीं है। इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका पाकिस्तान है वो इस्लामिक कंट्री, इस्लाम उसका धर्म है। वैसे हमारा जो देश है उसका कोई भी धर्म नहीं है। हमारे देश में हर इंसान के पास ये राइट है क्या करने की, अपनी पूजा करने की, उन्हें प्रैक्टिस करने की, हर एक चीज़ की उन्हें पूरी तरीके से फ्रीडम है। सरकार बिल्कुल भी या फिर हमारा भारत बिल्कुल भी ये नहीं कहता है कि आप किसी धर्म को मानो या ना मानो। मानना भी है और ना मानना भी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व सभी मनाए जाते हैं, तो सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे सारे धर्म एक बराबर हैं। यहाँ पे सरकार का मतलब यहाँ पे स्टेट का, हमारे भारत का कोई खुद का धर्म नहीं है। क्लियर हो गया? अगले में आते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या ये पॉइंट कि हम कैसे हैं, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। अगर हम डेमोक्रेसी का मतलब समझें, देखो डेमो मतलब होता है, देखो क्रेसी का मतलब क्या है, यहाँ क्रेसी मतलब होता है रूल, डेमो मतलब था पीपल। ठीक है, तो लोगों के द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। मतलब ये हिंदी में लिख देती हूँ, लोगों के द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है, लोगों के द्वारा किया गया शासन ही डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक है ना। तो क्यों? क्योंकि आप देखो डेमोक्रेसी जो होती है वो 2 तरीके की होती है। ठीक है, पहला क्या आप ही समझ आए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे शासन कौन चला रहा है, लोग चला रहे हैं,
हम ही कानून बना रहे हैं, हमारे हिसाब से कानून बन रहे हैं, हमारा ही शासन है, पीपल के द्वारा किया गया रूल को ही हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कैसी होती है? एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर क्या होता है वो देखो, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष और ये होती है आपकी प्रत्यक्ष। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है। जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी होती है ये जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है वहाँ पे ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन बहुत कम होगी, जनसंख्या कैसी होगी, कम होगी। अच्छा, मैंने पहली बात क्यों बोली कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं कोई चीज़ किसी चीज़ में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, बोलते नहीं तुम डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हो मेरी पर्सनल चीज़ों में। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हो वहीं पे डायरेक्टली जाके। तो होता क्या है, तो यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो कानून बनती हैं, जो सरकार कानून बनाती है, उसमें पीपल डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते पीपल, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल अपने ओपिनियन या फिर डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके। इसलिए क्या बोला गया कि यहाँ पे एक शब्द होता है, इसका नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मतलब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे होता क्या है कि 10 लाख लोगों में से एक पर्सन को चुन लिया गया। मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक पर्सन ने को चुन लिया, किस लोगों ने, इन 10 लाख लोगों में से एक पर्सन को चुन लिया गया। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पार्लियामेंट में, वहाँ पे जो कानून बन रहे होंगे ये उसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो ये 10 लाख लोगों की आवाज कौन बना, ये एक पर्सन जिसे किसने चुना, इन 10 लाख लोगों ने चुना। इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है। तो डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ आ गया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ डायरेक्ट पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होते हैं हम डिसीजन मेकिंग में। समझ आ गया। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। और अब चाहे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो चाहे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रूल किसके द्वारा किया जा रहा है, लोगों के द्वारा। जब लोगों के द्वारा रूल किया जाएगा तो एक चीज़ होगी, वो चीज़ क्या होगी कि इलेक्शंस होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो एक बार प्रधानमंत्री बन गए, एक बार प्रेसिडेंट बन गया और वो परमानेंट ही रहा, तो कोई किसी बात ये है कि डेमोक्रेसी रहेगी। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि मान लो हमने किसी को चुना और हमें लगता है कि वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो हमारे पास ये पावर है कि हम उसे 5 साल के बाद नहीं चुनेंगे, हटा देंगे। और यही चीज़ ना होती तो क्या डेमोक्रेसी होती। तो इसलिए बोला गया है डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा किया गया रूल होता है। बट ये कैसे होगा इंश्योर कि जब हम हर 5 साल के बाद क्या कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे, कि अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो हम उसे हटा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि आपको हर इलेक्शन क्या होने चाहिए, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए। और इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और टाइमली होने चाहिए। ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली इलेक्शन कराया जा रहा है और किसी को ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि आप हमें वोट दो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्री इलेक्शन होनी चाहिए और फेयर इलेक्शन होने चाहिए और टाइमली। अगर 5 साल का टाइम दिया है तो 5 साल के अंदर ही 5 साल के बाद ही इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं इलेक्शन का टाइम 10 साल बढ़ा दिया गया, 15 साल बढ़ा दिया गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझ आगे वाला पॉइंट, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल तो भी हम इसे समझेंगे वहाँ पे। बट अभी आपको समझ आया कि ये क्या होता है। देखो अब हम आते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं हमारा जो सिस्टम, हमारा जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, हमारे वहाँ पे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम समझते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले हम समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अभी वो आएगा, पर अभी ये आ चुका है तो हम पहले ये समझते हैं। 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है। देखो यहाँ पे समझो, जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है, वो ना 2 तरीके की होती है। सरकार जो मतलब किस तरीके से काम करती है, तो देश में 2 तरीके की हो सकती है। पहला क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैसा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा क्या होता है, प्रेसिडेंटल सिस्टम। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन एंड इंडिया।
ठीक है, ब्रिटेन एंड इंडिया क्या है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में मेजर डिफरेंस क्या होता है, पहले वो समझो। पहला डिफरेंस जो होता है वो देखो क्या होता है, वो ये होता है कि यहाँ पे दो हेड होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे दो हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड होते हैं और एक आपके रियल हेड होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा एक नॉमिनल हेड होते हैं और एक आपके रियल हेड होती है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, एक नाम मात्र के हेड होते हैं, नाम मात्र के, और एक रियल मतलब सारी जो पावर होती है वो एक्चुअल में किसके पास होती है, वो इनके पास। ये कौन होते हैं, ये हमारे इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट होते हैं और रियल में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे नॉमिनल हेड कौन हो जाते हैं, वहाँ की महारानी या वहाँ के महाराजा, और रियल हेड कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे दो पावर होती हैं, दो हेड होते हैं स्टेट के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रियल और नॉमिनल हेड एक ही होते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं। तभी आप यूएसए का एग्जांपल देखो, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनके पास सारी पावर है, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो, दूसरा एक देख लो कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे जो रियल सेपरेशन ऑफ पावर होता है किसके बीच में, तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। बताओ कौन कौन से। अगर हम सरकार के अंग के बारे में पढ़ें तो सरकार के तीन अंग होते हैं। कौन सा, एक वो जो रूल बनाए, एक वो जो रूल को इम्प्लीमेंट कराए, एक वो जो चेक एंड बैलेंस करे, मतलब एक वो जो क्या बनाता है, कानून बनाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो अगर हम बोले यहाँ पे सरकार के अंग के बारे में, कोई भी सरकार हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री हो चाहे वो प्रेसिडेंटल हो, गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं। एक क्या, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, इसे बोलते हैं विधायिका। दूसरी कौन सी होती है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। जितने भी आपको मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट दिखेंगे वो इसके अंदर आते हैं। और तीसरी होती है आपकी जुडिशरी, न्यायपालिका। तो अगर मैं आपसे बोलूं सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आप क्या बताओगे कि सरकार के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से, एक आपकी विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी। विधायिका का काम क्या होता है, इसका काम होता है क्या बनाना, रूल बनाना। इसका काम होता है रूल मेकिंग करना, मतलब कानून बनाना। क्या बनाना, कानून बनाना इसका काम होता है। जितने भी आपके मिनिस्टर्स आते हैं या जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो इनके अंदर आते हैं। इनका काम होता है इन्हीं कानूनों को इम्प्लीमेंट कराना, इन्हीं कानूनों को क्या कराना, इन्हीं कानूनों को इम्प्लीमेंट कराना। और इनका काम क्या होता है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन कानूनों से जो हमारे फाउंडिंग मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बना के गए हैं बेस, उसमें छेड़खानी तो नहीं की जा रही है। तो ये क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस। अब देखो सबके काम डिफाइन किए गए हैं कि नहीं किए हुए, कि इनका काम ये है कानून बनाना, इनका काम है इम्प्लीमेंट करना, और इनका काम है चेक एंड बैलेंस करना। सबके काम डिफाइन है ना। बट उसके बाद जब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जहाँ पे काम करती है, वहाँ पे देखो ब्रिटेन में अगर देखो तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट होती है वो उनके पास बहुत पावर होती है, अनलिमिटेड पावर होती है। जुडिशरी जो होती है उनकी जो पावर्स होती है बहुत कम होती है। इंडिया में देखो जो सेपरेशन ऑफ पावर है इनकी, ये तीनों अलग अलग हैं। अब समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये, आ गया तो समझा देती हूँ। ये तीनों ना अलग अलग है, इनके बीच में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। आप यहाँ पे देखो क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। बट आप देखो ये होना चाहिए। बट इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में बात करें या फिर ब्रिटेन के में बात करें तो ये चीज़ जो होती है वो एकदम से एग्जैक्ट नहीं होती। कभी कभी आप देखो, आपने देखा होगा जब दिवाली आती है तो उससे पहले एक जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसने एक बनाया था कानून कि पटाखे बैन है दिल्ली में। तो कानून बनाने की पावर तो है ही नहीं जुडिशरी के पास, फिर कानून कैसे बना दिए उसने, कानून बनाने का काम तो इनके पास है। इंडिया में देखो जुडिशरी क्या करती है, कभी कभी ये काम करने शुरू कर देती, इनका काम,
इसे बोलते हैं जुडिशरी ओवर रीच हो गया है ना। क्या हो रहा है, जुडिशरी अपना काम छोड़ के कभी कभी लॉ बनाने लगती है। इसका मतलब क्या है, जो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है। समझ आए। इंडिया का एग्जांपल दे दिया, क्योंकि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या करती है, लॉज बनाती है, जो कि उसका काम लॉज बनाने का नहीं है। तो ये तो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है, उसका क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। वैसे ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन में भी सेम चीज होती है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी सेक्टर में जाके कानून बना सकती है, ये वहाँ पे जुडिशरी जो होती है वो इतनी पावरफुल होती नहीं है। बट जो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे होती है वो एकदम क्लियर होती है। तभी जब हम सोर्सेज पढ़ते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर, ये शक्तियों का जो पृथक्करण है किसके बीच में, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, वो हमने लिया ही कहाँ से, वो लिया ही हमने यूएसए से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर है बट क्लियर नहीं है। कभी कभी जुडिशरी भी क्या करती है, रूल बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो एकदम से क्लियर है। यहाँ पे कभी कभी कानून जो होता है वो टूट भी जाता है। समझ आए क्या होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और क्या होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, समझ आया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं, एक रियल एंड नॉमिनल हेड। प्रेसिडेंशियल में एक ही हेड होता है, जो रियल होता है वही नॉमिनल, सब कुछ पावर उसी के पास भी होती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है सरकार के अंगों में, वो पार्लियामेंट्री में कभी कभी ओवर रीच कर जाता है, उल्लंघन हो जाता है, बट क्लियर कट कहाँ पे रहता है, प्रेसिडेंशियल में। ठीक है, इसीलिए अब ये भी याद रखना कि सेपरेशन ऑफ पावर अगर हमने कहीं से लिया भी है तो वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सोर्सेस में अगर हम बात करें तो ये भी याद रखना। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। हमने ये क्यों एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम को क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों हमने प्रेसिडेंटल को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका रीजन ये था कि इंडिया पे ब्रिटेन का कंट्रोल रहा। तो हम जानते थे कि ब्रिटेन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से कानून बना रहा है। तो हमें लगा कि हम जिस चीज़ से अवेयर होते हैं हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम और गलतियां होने की चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं, क्योंकि हम समझ चुके थे ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। ठीक है, ये अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम में किस तरीके से सरकार काम करती है वो देखो। यहाँ पे देखो हमने क्या बनाया, मैंने बोला इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन करके हमने लोगों को चुना, वो लोग कहाँ पहुंचे, वो पहुंचते पार्लियामेंट में, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के मेंबर्स हो, राज्यों में बात करें, और अगर हम केंद्र में बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कहाँ पहुंचते हैं, जीत के पहुंचते पार्लियामेंट। इन्हीं को क्या बोलते हैं, यही होते हैं आपके लेजिस्लेचर। इनका ही काम होता है रूल बनाना। अब जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक होते हैं, वो किसको चुनते हैं, वही चुनते हैं। आप देखो मंत्रियों को, उन्हीं से बनता ना कोई मंत्री, वही क्या होते हैं, वही आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना। और वो क्या, यही इस तरीके से हमारा क्या करता है, काम करता है। इन्होंने कानून बनाया, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। क्लियर हो गया। और एक चीज़ और है, मंत्री बनने के लिए कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मंत्री बना दिया जाता है, 6 मंथ के अंदर अंदर किसी भी हाउस से आपको मेंबरशिप लेनी होती है। ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पे भी ये भी लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने बहुमत खो दी है तो जो 5 साल का टाइम पीरियड है वो आपका पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है लोकसभा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है वो आपकी कभी नहीं विघटित होती, बिकॉज वो परमानेंट हाउस होता है। पर लोकसभा जो होती है परमानेंट हाउस नहीं है, वो आपका विघटित हो सकता है। क्लियर हो गया, समझ आ गया, इतना समझ आया। चलो क्लियर, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आगे भी। हमने ये वाले पॉइंट को अच्छे समझ लिया। अभी मैंने आपको समझाया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब हम समझेंगे थोड़ा सा ये कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है और आपको पता भी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे पता चल जाती हैं, क्योंकि हम फेडरल कंट्री हैं जिसकी वजह से, और हमने क्यों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिटरी गवर्नमेंट से ली हुई हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं फेडरल का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, तो फेडरल का मतलब होता है पावर जो होती है, जो शक्तियां होती है, उनका विकेंद्रीकरण होना, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी ही चाहिए, मतलब सारी पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर सारी पावर किसी एक के हाथ में है उसी को बोलते हैं यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या होता है,
एक के पास सारी पावर है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब, या यूनिटरी का शब्द का मतलब ही होता है कि सारी पावर किसी एक के हाथ में ही है। फेडरल का मतलब होता है कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पावर्स है वो डिवाइड होनी चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, वही हमारा फेडरल। समझ आया? फेडरल का मतलब क्या है? जिस तरीके से देश है उसमें पावर्स केंद्र सरकार के पास भी होनी चाहिए, राज्य सरकारों के पास भी होनी चाहिए। फेडरल पावर किसी एक के पास है, मतलब राज्यों की कोई वैल्यू है नहीं, सारी पावर केंद्र के पास है। यूनिटरी फॉर, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिख रहा है, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास बैलेंस्ड पावर है। देखो इनके पास जितनी पावर है उतनी पावर इनके पास है, इसी को बोलते हैं फेडरल। इसी को क्या बोलते हैं? यही है आपके फेडरल गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों के पास क्या हो, इक्वल पावर। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो कौन सा है? यूएसए। यूएसए कैसी कंट्री है? यूएसए एक फेडरल कंट्री है और वहाँ पे प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। यूएसए में हर स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट की खुद की नागरिकता है, हर स्टेट के पास भी उतनी पावर है जितनी की केंद्र सरकारों के पास पावर। ठीक है, वहाँ पे इसलिए वहाँ पे डबल सिटीजनशिप भी है और उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो सबसे ट्रू फेडरल कंट्री कौन सी है? यूएसए। इंडिया भी फेडरल कंट्री है बट ट्रू नहीं। कुछ केसेस बताऊंगी मैं आपको, पहले आप समझो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। भारत, अच्छा तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी आप समझो कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, दोनों के पास सेम पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूएसए। अब आते हैं यूनिटरी में। यूनिटरी जो गवर्नमेंट, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी पावर केंद्र के पास होती है। सारी पावर जो होती है वो यहाँ पे केंद्र सरकार के पास होती है। सारी पावर किसके पास होती है? सारी पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है। समझ आ गया? सारी पावर किसके पास हो जाएगी? केंद्र सरकार के पास। इंडिया में क्या सारी पावर केंद्र सरकार के पास है? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन में आपने कभी सुना किसी राज्य के बारे में? नहीं, क्योंकि ब्रिटेन में सारी पावर वहाँ की पार्लियामेंट के पास है। इंडिया कैसा है? इंडिया बताओ। तो आप एक चीज सोचो, जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? जब यहाँ पे सारी पावर केंद्र के पास है तो स्टेट का खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं। क्या स्टेट के पास खुद की नागरिकता होगी? नहीं। तो यहाँ पे किसकी बात आती है? यहाँ पे बात आती है सिंगल सिटीजनशिप की, और यहाँ पे बात आती है वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और यहाँ पे क्या आएगी? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, और यहाँ पे सिंगल सिटीजन। क्योंकि आप देखो जब स्टेट के पास कोई पावर नहीं, कॉमन सेंस की बात, तो पावर ही नहीं स्टेट के पास, तो स्टेट के पास खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं। खुद की नागरिकता होगी? नहीं। तो ये चीज़ें, पर आप देखोगे ये चीज़ें तो हमारे पास भी है। आप देखो जो मैंने बोला, अब यहाँ फेडरल में दोनों के पास बराबर पावर है, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? डबल सिटीजनशिप होगी। एक तो यूएसए की होगी और एक वहाँ के स्टेट की होगी। इसका मतलब क्या है? डॉयल आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। तो आपको समझ आ गया ना, फेडरल का मतलब क्या है? स्टेट और केंद्र के पास, दोनों के पास बराबर पावर होगी। बराबर पावर होगी तो इनका खुद का, केंद्र का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, केंद्र का भी सिटीजनशिप है, राज्यों के भी है, दोनों की क्या है? बराबर है। यूनिटरी में क्या है? सारी पावर किसी एक के हाथ में है, सब कुछ किसी एक के हाथ में होगा, तो वहाँ पे नागरिकता भी केंद्र की होगी और कॉन्स्टिट्यूशन भी देश का एक ही होगा। समझ आ गया? अब आते हैं भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम क्या मानते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि हमने भी क्या किया है? हमने भी स्टेटों को पावर्स दी है। जैसे आप देखो हमारे जितने भी स्टेट हैं सबके पास, आप सब वहाँ देखो, वहाँ पे सीएम होते हैं, उनके पास पूरा राज्य होता है, वो उस पर कानून बना सकते हैं। आपने देखा? तो हमारा देश भी जो है वो एक फेडरल कंट्री है। बट क्या हमारे देश में देश का अलग संविधान है और राज्यों का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है? तो नहीं। हमने ये चीज़ कहाँ से ली है? ये चीज़ हमने किससे ली है? आपके ब्रिटेन से, कि नहीं हम नागरिकता एक ही रखेंगे। मतलब क्या है? हम फेडरल के साथ थोड़ा सा यूनिटरी के साइड भी जाते हैं, क्योंकि जो यूएसए था वो एक एग्रीमेंट से बना है। यूएसए कैसे बना है? एग्रीमेंट के साथ बना है, कि जो स्टेटों ने मिलके यूएसए को बनाया, और हमारा देश किसी भी एग्रीमेंट के साथ नहीं बना है।
तो अगर हमारा एग्रीमेंट के साथ बना ही नहीं तो हम स्टेटों की इतनी सारी बातें क्यों मानेंगे कि हम उनको नागरिकता देंगे अलग से? नहीं। या फिर उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो नहीं। हम जो हैं वो हम फेडरल तो हैं, बट हम देखा जाए तो क्वाजी फेडरल है। हम कैसे हैं? क्वाजी फेडरल। मतलब क्या? हमारा जो केंद्र है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू स्टेट, क्योंकि यहाँ हमारे देश में क्या है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एकल नागरिकता है हमारे वहाँ। और आप यहाँ पे देखो एकल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, संविधान। और कुछ केसेस में आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा केंद्र है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि इमरजेंसी की कंडीशन जब होती है, आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, उस कंडीशन में केंद्र के पास मैक्सिमम पावर आ जाती है। केंद्र चाहे तो जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पर भी कानून बना सकती है, इतनी पावर केंद्र के पास आ जाती है। तो आप सोचो, तो हमने क्या किया है, केंद्र को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया है। क्लियर हो गया? तो हम कैसे हैं? हम फेडरल हैं। कुछ केसेस में हमारा केंद्र जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए हम क्वाजी फेडरल है। इसलिए हमने कुछ चीज़ें यूनिटरी गवर्नमेंट से ले रखी, वैसे ये वाली, क्योंकि हम एक एग्रीमेंट से नहीं बने हैं, यूएसए के एग्रीमेंट से बना था। समझ आया? फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा, इंडिया कैसा है? इंडिया एक फेडरल कंट्री के साथ थोड़ा सा बाइस है यूनिटरी, क्योंकि हमने दो फीचर्स कहाँ से लिए हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट से, क्योंकि हम एक एग्रीमेंट के साथ नहीं बने। आई थिंक मुझे समझा दिया होगा और आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात की जाती है। हमारे मौलिक अधिकार क्या होते? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स दिए गए। वो राइट जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनके बिना शायद वो आगे ग्रोथ करना या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुए, बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी दी। पहले क्या था? पहले राजा चाहेगा तो आप बोलोगे, नहीं चाहेगा तो नहीं बोलोगे, किसकी मर्जी है? राजा की मर्जी। बट अब आपको जो मन चाहे वो बोलो, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया। क्या आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो। समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये क्या हुआ है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमें राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम डीपीएसपी के बारे में बात करें, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो गया, यही हम बात करते हैं किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। ये भी एक तरीके के राइट होते हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल राइट है, उनके अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। पर ये ऐसा नहीं है कि आप इनके अगेंस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट अगर स्टेट ने इस पे कोई लॉ बना दिया है या केंद्र ने इस पे कोई लॉज बना दिए हैं, देन आप कहाँ जा सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये भी एक तरीके के राइट है। ये किस पे काम करते हैं? वेलफेयर स्टेट पॉलिसी पे काम करते हैं कि हमें समाज में कल्याणकारी पॉलिसीज बनानी है, जिससे लोग क्या हो, लोगों के अंदर मतलब कल्याण, पॉवर्टी कम हो, लोगों को रोजगार मिले, लोग काम करें, तो इससे क्या होगा, पैसा आएगा और हमारा देश क्या होगा, वेलफेयर की तरह काम करेगा। तो ये किस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं वेलफेयर स्टेट पॉलिसी पे, कल्याणकारी नीतियाँ पे ये काम करते हैं। जैसे कि आप देखो, समान वेतन देना, लड़का हो चाहे लड़का, लड़की हो चाहे लड़का, सबको इक्वल वेजेस देना, निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात की जाती है, जो कि अब एक क्या बन चुका है, अब एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। पोषण के बारे में बात की जाती है। आप देखो, हम जब पढ़ेंगे डीपीएसपी को तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक आर्टिकल को देखेंगे, बट ये भी एक तरीके की विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये भी देख लो। अगला हम बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है। हमें बहुत मिल गए राइट, आप कुछ ड्यूटीज़ के बारे में, तो नागरिकों की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो निभानी, जैसे कि हमें अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, हमें नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, हमें हमारे जो हेरिटेज दिया हुआ है हमें उसे बना के रखना है, ठीक है। जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने हमारे लिए देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी करी, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। वो सारी हमारी क्या है, ड्यूटीज़ हैं जो हमें निभानी है, ठीक है। ये भी एक तरीके की, आप देखो मैंने कहा ना, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, क्योंकि मैंने बोला। अब बस एक चीज़ याद रखना, यूएसए में हर तीनों जो है डिपार्टमेंट, वो सब सरकार के जो ऑर्गन है वो तीनों ही सेपरेट है, ठीक है, सब अपना काम करे। इसका मतलब क्या है, जुडिशरी कैसी, इंडिपेंडेंट है।
और हम अगर ब्रिटेन के बारे में बात करें तो वहाँ पे सारी पावर ही पार्लियामेंट के पास है। जुडिशरी कैसी है, वहाँ पे जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके पास इतनी सारी पावर नहीं है। तो आप ये चीज़ समझो यहाँ पे। तो हमारे देश में भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बोलता है जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो पार्लियामेंट के अधीन में नहीं आती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। इसलिए बोला गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है वो क्या है, जुडिशरी। फंडामेंटल जो राइट्स हमारे दिए गए हैं, जुडिशरी ना होती तो क्या वो फंडामेंटल राइट हमें मिल पाते? नहीं। जुडिशरी क्या है, गार्जियन है फंडामेंटल राइट की। जुडिशरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो तो कौन करेगा, जुडिशरी करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। तो कैसी है, ये इंडिपेंडेंट है। देखो, न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान की रक्षा करती है। मैंने बोला ना, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन कर रही है, यही संविधान। तो देखो क्या है, न्यायपालिका जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, इफ अ लॉ इज, ऐसा कोई भी लॉ जो संविधान में लिखा हुआ, जैसे आपको याद है केशवानंद भारती केस, कब आया था केशवानंद भारती केस, जल्दी बताओ। तो हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस के बारे में। तो केशवानंद जो भारती केस है वो आया है 1973 में। जब हम केशवानंद भारती केस में देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला था कि आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट कर सकती है, बट अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हमारे जो फाउंडिंग मेंबर थे उनका जो आइडिया हुआ था, जो उनका मूल ढांचा था, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसे नल एंड वॉइड, वो तुरंत का तुरंत जो बिल होगा वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। मतलब क्या, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, वो वहीं का वहीं नल एंड वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है, ये पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, जुडिशरी के पास। समझ आ गया। अब आते हैं इस पे। अगर हम बात करें, मैंने पहले भी आपसे बताया कि हमारे वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। क्योंकि क्यों, ये आप मुझे बताओ, मैं समझा चुकी हूँ, बताओ। क्योंकि हमारा देश जो है वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है, ठीक है, यूएसए एग्रीमेंट के साथ बना है, समझ आया। तो हमारा देश अगर एग्रीमेंट के साथ नहीं बना है तो हमने स्टेट को पावर तो दी है, बट हमने ये पावर नहीं दी है कि आपका खुद की नागरिकता होगी या फिर आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हमारा देश एक है, नागरिकता भारत की होगी और कॉन्स्टिट्यूशन भी भारत का होगा, ठीक है। तो भारत में केवल एक ही नागरिकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने पे भी आपकी नागरिकता पूरे देश में मान्य होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो तो क्या बोलते हो, क्या आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो? तो हम नहीं, हम बोलते हैं हम इंडियन सिटीजन है, ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं। क्या बोलते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। समझ आ गया। हाँ, अब आते हैं हम किसके बारे में, अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, कि जब रूल पीपल्स के द्वारा किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का तो मतलब ये ना कि लोगों के द्वारा किया गया शासन को ही हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। जहाँ पे हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन फ्री, फेयर और टाइमली होने चाहिए, तो वो डेमोक्रेसी है। जो लोग हैं वो किस तरीके से रूल में, मतलब जो पॉलिसी बनेंगी किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और कैसे इलेक्शंस होंगे। तो पहले ऐसा था कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले ऐसा था कि कुछ लोगों को, जब हम बात करते वोटिंग की, तो कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट देने, कुछ एलाइट वर्ग के लोग थे उन्हीं के पास ये अधिकार था कि वो वोट कर सकते हैं। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बोलता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हर इंसान को वोट देने का राइट है जिसकी एज कितनी हो चुकी हो, जो 18 साल से ऊपर हो चुका होता, उसको हम क्या देते हैं, उसको हम वोटिंग राइट देते हैं, 18 साल से बड़ा। पहले ये वोटिंग राइट 21 वर्ष था, इसे घटा दिया गया, घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। और ये कब किया गया है, बताएगा मुझे कौन से अमेंडमेंट में ये चीज़ की गई थी कि 21 वर्ष से घटा के एज 18 वर्ष कर दी गई है, कि अगर आपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो आप वोट कर सकते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, स्टेट के इलेक्शन में, पंचायतों के इलेक्शन में, है ना। तो जो भी इलेक्शन हो रहे हैं हमारे देश में, आप सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो, ठीक है, आपके पास वोट देने का अधिकार
है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी धर्म के हिसाब से कि आप ऊंची कास्ट में आ रहे हो तो ही वोट दे सकते हो, नीची कास्ट का इंसान वोट नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आप बहुत अंबानी हो, बहुत पैसे वाले हो तो ही वोट कर सकते हो, गरीब इंसान नहीं कर सकता। या फिर आप बहुत सुंदर हो, कोई काला है, मतलब कलर के हिसाब से भी, मतलब ये है कि लिंग, रिलीजन या फिर कास्ट के हिसाब से अब वोटिंग नहीं होती। हर किसी के पास पावर है वोट करने का, अगर उसने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान कर सकता है। एवरी इंडियन सिटीजन एज 18 ईयर और ओल्डर देन वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। जात, धर्म, लिंग या संपत्ति के आधार पे अब मतदान जो है वो नहीं होता है, ना ही आपसे छीना जाएगा कि आप वोट नहीं कर सकते इन आधारों पे कि आपकी कास्ट अलग है, आपका धर्म अलग है, या आप पैसे वाले ज़्यादा हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो सकती। दूसरा क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करें, जो आपातकाल कंडीशंस होती हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो हम 3 तरीके की आपातकाल कंडीशन देखते हैं। पहला कि नेशनल इमरजेंसी लगती है कब, जब हमें ऐसा लगे कि बाहर से हमें कोई बाह्य आक्रमण हम पे होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे ऊपर चाइना अटैक करने वाला है और कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, तो उस कंडीशन में हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें ऐसा लगे कि नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 2 कंडीशन में ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहली कंडीशन कि बाह्य आक्रमण का खतरा हो। दूसरा, जब इंटरनली आंतरिक आक्रमण होने की आंतरिक जो डिस्टर्बेंस होता है, क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस को हिंदी में, हाँ, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस होने की कंडीशन हो, उस कंडीशन में क्या लगाई जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। एक होता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, जब स्टेट गवर्नमेंट उस मशीनरी के साथ काम नहीं कर पाते जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो उस जगह पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको अपने ऊपर टेक ओवर करते हैं कि अब हम चलाएंगे, मतलब केंद्र सरकार रूल करेगी। केंद्र सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर प्रेसिडेंट वहाँ के क्या बन जाते हैं, हेड बन जाते, बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। तीसरी इमरजेंसी जिसका नाम होता है फाइनेंस इमरजेंसी, जब देश की कंडीशन बहुत ख़राब हो, फाइनेंशियली पैसा कम हो, वित्तीय कंडीशन ऐसी हो कि हमारे पास महंगाई चरम सीमा पे हो, जैसे कि पाकिस्तान का हाल हो रखा है कि वहाँ पे ट्रेन की टिकट भी 10-10 हज़ार रुपये की बिक्री होती है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो, देश के पास पैसा बहुत कम बच रहा हो, उस कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि लोगों की सैलरी इसको कम किया जा सकता है, रोकी भी जा सकती है, क्योंकि देश में अगर खतरा है और अगर देश ही नहीं है तो आप क्या करेंगे रह के, तो आपकी सैलरी रोकी जा सकती है। और एक ऐसी इमरजेंसी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो कौन सी है, फाइनेंस इमरजेंसी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी और हाई कोर्ट के जजेस की भी सैलरी रिड्यूस की जा सकती, कम की जा सकती या फिर रोकी जा सकती। तो 3 तरीके की यहाँ पे इमरजेंसी देखते हैं और 2 कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और ये जब ऐसी कंडीशन हो तो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देश को बचाए। इसलिए जब इमरजेंसियाँ लगती हैं तो उस कंडीशन में केंद्र के पास सारी पावर चली आती है, ठीक है। और इसलिए कहते हैं जब इमरजेंसी कंडीशन में केंद्र के पास पावर होती है तो केंद्र सरकार स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं उन पे भी कानून बना सकती है, ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने बोला ना फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन कराएगा कौन, इसके लिए क्या बनी है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का काम इतना है कि देश में जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कराना, फ्री कराना, फेयर कराना, ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो स्टेट के इलेक्शंस हों चाहे वो केंद्र के इलेक्शन हों। याद रखना, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पंचायतों के इलेक्शंस या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस नहीं कराती है, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लो, जो आपके एक स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है, ये बाद में बनाई गई है कमीशन है, जो क्या करती है, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट कराती है। फॉर एग्जाम्पल पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका काम होता है फ्री फेयर इलेक्शन कराना। कहाँ पे, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हों, राज्यसभा के इलेक्शंस हों, राज्यों के इलेक्शंस हों, असेंबली के हों, ठीक है। इन सबको, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, इन सबको बहुत रेगुलर वे में
फ्री और फेयर तरीके से कराना ही इनका काम होता है। और वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया था 1992 में, जहाँ पे बोला गया कि इनका काम होगा जो लोकल गवर्नमेंट है उनके इलेक्शंस कराना। ठीक है, समझ आ गया। अगले में आ जाते हैं, एक और पॉइंट होगा हमारा, वो ये रहा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बोला गया है कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिजिड, बहुत कठोर, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्लेक्सिबल, लचीला। एक सेकेंड। तो दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बहुत, मतलब जहाँ पे अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो, जहाँ संविधान में संशोधन करना मुश्किल हो, करना कठोर हो, मतलब इजी तरीके से कठोर, इजी तरीके से आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे अमेंडमेंट करना बहुत ही टफ है, बहुत ही। ठीक है, तो आप ही देखो, जहाँ पे रिजिड का मतलब या फिर कठोर का मतलब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना या अमेंडमेंट करना कठिन होता है, आसान नहीं होता, इसलिए आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल, जहाँ संविधान में संशोधन करना आसान होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन का पहली बात तो आप देखो कि ब्रिटेन में लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो भी उनके ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, आप देखो बहुत इजीली वो क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली उन चीज़ों में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा ये कि जो रिजिड होता है जहाँ पे अमेंडमेंट करना बहुत टफ होता है, या फिर फ्लेक्सिबल जहाँ पे अमेंडमेंट करना बहुत इजी होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, तो अगर हम बात करें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कैसा है, वो रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल है। मतलब ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कठोर भी है और लचीला भी है। मतलब क्या, मतलब ये कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे अमेंडमेंट करना थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा रिजिड है। कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे अमेंडमेंट करना बहुत आसान है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई जहाँ पे लगे आपको जिस प्रोविजंस में अमेंडमेंट करना कठोर हो, उसके लिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ लगे जिस लॉ में कि नहीं भाई यहाँ पे अमेंडमेंट करना आसान है, उसके लिए आपका लचीला। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल है, आसान भी है और टफ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट, हम जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो कोई आपने देखा होगा बहुत से ऐसे होते हैं बिल जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो जाते हैं। किसके साथ, सिंपल मेजॉरिटी के साथ, जिसे बोलते हैं साधारण बिल के साथ। इसमें कुछ भी नहीं होता है कि जितने लोग आए हैं आपके उस टाइम में कोरम में, उनसे वोट करा लिया और एक वोट एक्स्ट्रा हो गया तो ये बिल जो है वो पास हो गया। तो ये कैसा हो गया, सिंपल मेजॉरिटी के साथ। तो कोई भी ऐसा बिल जहाँ पे लगे कि ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ इजी बिल हो तो उसे पास किया जा सकता है, उसी के लिए। अब कुछ देखो ऐसे होते हैं जो कठोर, जैसे कि आप देखो एक होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में अगर आपको चेंज करना है तो आप अपनी ऐसे नहीं कर सकते कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ कर लो। तो वहाँ पे 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग होनी चाहिए, मतलब जितनी भी आप देखो पूरा का पूरा जो मेंबर्स हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उनका प्रेजेंट होना, साथ में उनका 2/3 वोटिंग प्लस प्रेजेंट होना, तो ही जाके ये आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया ना थोड़ा सा कठोर। तीसरा होता है कि कभी कभी, एक तो ये हो गया, एक ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा देखो क्या होता है कि मान लो जीएसटी आया, तो जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी तो स्टेट में भी लागू होगी, तो स्टेट का कंसर्न भी जरूरी था। इसलिए देखो एक क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आप देखो यहाँ पे जो स्टेट की कंसर्न है वो भी जरूरी होता है। तो हाफ ऑफ स्टेट कंसर्न भी जरूरी होता है। देखो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है हम अलग से पढ़ें, बट आप अभी ये भी समझो कि 3 तरीके की मेजॉरिटी के साथ हम बिल को पास करते हैं। एक सिंपल मेजॉरिटी जहाँ पे टोटल जितने भी मेंबर्स आए होते हैं उनकी प्रेजेंट, हम उनकी क्या कराते हैं, वोटिंग कराते हैं, और एक एक्स्ट्रा वोट पड़ता है, मतलब बिल जो है वो आसानी से पास हो गया।
ठीक है, यहाँ पे कुछ हम देखते भी हैं, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो आसानी से पास हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, से बोलते हैं विशेष बहुमत। यहाँ पे जैसे कि फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है, डीपीएसपी में कोई चेंज करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास होता है। मतलब क्या, दोनों हाउसेस में 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग होनी चाहिए। लोकसभा में भी ये बिल पास होना चाहिए इंडिविजुअली, और राज्यसभा के अंदर भी पास होना चाहिए। वैसे ही अगर आप देखो, जैसे हमने जीएसटी के बारे में बात करी फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई बिल ऐसा है जिसमें स्टेट कंसर्न जरूरी है, तो स्टेट की कंसर्न के बाद ही वो बिल पास होता है। कम से कम हाफ ऑफ स्टेट का कंसर्न जरूरी, मतलब क्या मतलब है, अगर 28 स्टेट हैं अभी, तो उस बिल में 14 स्टेटों का, जो 14 स्टेट हैं उनका कंसर्न होना बहुत जरूरी है, तो ही जाके वो बिल पास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी का मैंने आपको बता दिया, जीएसटी जब आई थी तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि हाफ ऑफ स्टेट का कंसर्न होना जरूरी है। तो 3 तरीके की मेजॉरिटी होती है। अमेंडमेंट पावर जो हमने ली, वो हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 368 में बात की जाती है किसकी, अमेंडमेंट पावर्स की। कौन से भाग में, ये बताओ, कल की क्लास में मैंने बताया था आपसे कि कौन से भाग में हम अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। भाग कौन सा है वो, भाग 20 में। ठीक है, तो भाग 20 में हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की। अब देखो इसमें क्या लिखा है, हम थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान ना पूरी तरीके से कठोर है, ना पूरी तरीके से लचीला है। मैंने कहा हमारा संविधान कैसा है, मिक्स है। कुछ केसेस में कठोर भी है और किस केसेस में लचीला भी, मतलब वो क्या है, मिक्स बना दिया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है। आवश्यकता के हिसाब से देखा जाएगा कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ होगा, ये स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, अब देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी शब्द को प्रस्तावना में प्रियम्बल में जोड़ा गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने इजीली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और हमने जोड़ दिया किसको, प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्टिक सेकुलर एंड इंटीग्रिटी शब्द को। ठीक है, उससे पहले मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा केस था जहाँ बोला गया था प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रियम्बल नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं की जा सकता है। आर्टिकल 368 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ऐसा केस था जहाँ बोला गया प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग ही नहीं है, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं तो आप उसमें अमेंडमेंट कैसे कर सकते हो। कोई चीज़ अगर हमारी है ही नहीं तो उसमें हम कैसे तोड़ फोड़ कर सकते हैं। फिर एक केस आता है, इसका नाम होता है केशवानंद भारती केस, जिसमें बोला गया नहीं, हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो हम उसमें तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। इसलिए ये आपका अमेंडमेंट किया गया किसके बाद, केशवानंद भारती केस के बाद, जो आया था 1973 में। सॉरी, कब आया था, 1973। और ये बात कब की हो रही है, 1976 की। समझ आ गया। देखो हमने सारे के सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना। सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है, रूल बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है, उसी कानून को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या है, चेक एंड बैलेंस करना। तो सरकार के 3 अंग होती है। सरकार 2 तरीके से हो सकती है, एक प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट जहाँ, और एक होती पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली के बारे में बात करें। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में 2 हेड होते हैं, एक नॉमिनल एक रियल। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बारे में बात कर लो, इंडिया में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रियल पावर अपने पास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में भी देखो, नॉमिनल हेड कौन है, वहाँ के महाराजा या महारानी, रियल पावर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंटल में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ पर रियल नॉमिनल सारी पावर किसी एक के हाथ में होती है, वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे यूएसए के। एक चीज़ और देखो कि प्रेसिडेंटल और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर होता है। किसके बीच में, सरकार के ऑर्गन्स के बीच में। तो विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी के बीच में प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, कोई किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, पर पार्लियामेंट्री में ऐसा होता है कि कभी कभी इंटरफेयरनेस हो जाती है, कोई किसी की जगह जा सकता है, कोई किसी की जगह भी आ सकता है। एक ये कंसेप्ट समझना। दूसरा हमने देखा ये कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में भी डिफरेंस क्या है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, मतलब पावर जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं, कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में पावर होगी। जितनी पावर स्टेट के पास होगी उतनी पावर ही यूनियन के पास होगी, तो इसे बोलते हैं फेडरल। यूनिटरी का मतलब होता है कि सारी पावर किसी एक के हाथ में। अगर पावर किसी एक के हाथ में है तो इसका मतलब है कि उसके पास एक ही नागरिकता होगी, क्योंकि स्टेट के पास पावर ही नहीं है, और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो यूनिटरी गवर्नमेंट की फीचर्स क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही होता है और
सिटीजनशिप भी एक ही हो, नागरिकता भी एक ही होती है। फेडरल में क्या होता है, जब दोनों के पास पावर हैं तो इनके पास इनकी खुद की नागरिकता भी होती है और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। और यहाँ पे भी आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और यूएसए की नागरिकता के साथ आपको शिकागो की भी नागरिकता मिलेगी और उसका भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर। समझ आ गए, दोनों चीज़ याद रखना। इंडिया कैसा है, इंडिया यूनिट फेडरल कंट्री है क्योंकि हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, बट हमारे देश में एक ही नागरिकता है, भारत के ही नागरिक कहलाओगे और हमारे पास एक ही संविधान है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा देश कैसा हो गया, हमारा देश है तो फेडरल पर थोड़ी सी तरीके से यूनिटरी में आता है, क्योंकि हम एक एग्रीमेंट से नहीं बने हैं, हम किसी तरीके से एग्रीमेंट साइन करके नहीं बने, इसलिए हमने स्टेट को कोई पावर नहीं दी। ऐसे वैसे सारी पावर है, नागरिकता हम देश की होगी और कॉन्स्टिट्यूशन भी देश का होगा। ये हमने अलग से कुछ टर्म पढ़े हैं, सरकार के ऑर्गन, प्रेसिडेंटल पार्लियामेंट्री में डिफरेंस, फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना कि इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है। ठीक है, मैं अलग से तो नहीं करवाऊंगी नहीं अब कि आपके एग्जाम में अलग से कराऊंगी, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अलग से स्पेशल टॉपिक करके नहीं करवाऊंगी कि मैं इनके लिए अलग से टॉपिक कराऊंगी, मैं ऐसे क्लास के अंदर ही बता दूंगी आपको। यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, मैं ऐसे क्लास में ऐसे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं कराती रहूँगी और आप उन्हें नोट डाउन करते रहना। ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वो भी देख लूँगी बाद में। चलो मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं, कल मिलेंगे। इसके आगे ही सिलेबस को हम कंटिन्यू करेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे इसे। ऐसा कर देंगे कि आपका एग्ज़ाम, आप जितनी क्लासेस भी यहाँ से कर लो, इससे बाहर पॉलिटी के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, इस बात की तो गारंटी। ठीक है, और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 5 चाहे ना 6 जो भी आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसे पढ़ लो कि वो गलत ना हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं, आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।